पाकिस्तानियों, तुम पहले भरपेट 2 वक्त की खाना खाओ और अपना अपना बच्चों को थोड़ा स्कूल फूल भेजो ताकि वो पढ़ाई करके जिंदगी में आगे कुछ अच्छा कर सके। हर टाइम क्या कश्मीर कश्मीर लगा के रखा है। पहले क्रिकेट फील्ड में विराट और राहुल ने तुम्हारी जम के धुलाई की और फिर यूएन में हमारी ओमेन पावर तुम लोगों को तुम्हारी असली औकात दिखा दिया। फिर भी अगर तुम लोगों ने नहीं सुधरा, कंट्रोल लगता है उस फेमस डायलॉग को तुम लोगों ने शायद भूल गए हो। फिर से याद कराना पड़ेगा। सुन, बोल रहा एक हिंदुस्तानी, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हुए यूएन की मीटिंग में पाकिस्तान ने फिर एक बार कश्मीर की मुद्दा उठाया था। जिस देश के लोगों को 2 वक्त की खाना मिलना मुश्किल हो रहा है, उस देश की सरकार वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के ऊपर उंगली उठाता है और जिसका मुंह तोड़ जवाब यूएन के अंदर हमारे अधिकारी ने दे चुका है। चलिए उस वीडियो क्लिप के ऊपर थोड़ा नजर घुमा लेते हैं। First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. Third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. दोस्तों, मेनली उस 3 इंपोर्टेंट पॉइंट को मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा। नंबर 1, पाकिस्तान कश्मीर के जितने भी एरिया इलीगल वे में अक्वायर करके रखा हुआ है वहां से अपनी आर्मी हटाए। नंबर 2, टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करे। दोस्तों, ये बात सबको पता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट के लिए सबसे सेफेस्ट जगह है, क्योंकि इंडिया में हुए मुंबई अटैक को इतने साल बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान सरकार ने उस टेररिस्ट के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। नंबर 3, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से वहाँ की ह्यूमन राइट को वायोलेट किया जा रहा है, उसको बंद करे। साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान यूएन की इस मंच का मिसयूज कर रहा है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच इस कश्मीर की मुद्दा आजादी के टाइम से चला आ रहा है, जिसके लिए दोनों देश के बीच वार हो रहा है और दोनों देश की जवान की जान जा रहा है। और पाकिस्तान की टेररिज्म एक्टिविटीज की वजह से कश्मीर के साधारण मासूम लोगों की जान भी जा रहा है। इसके बावजूद भी इस इशू का शांतिपूर्वक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए अब भी पाकिस्तान तैयार नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर इशू के बारे में और क्या रहा है इतिहास जम्मू एंड कश्मीर का, क्यों, कब और कैसे शुरू हुआ ये सारे इशू जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, और क्यों आज तक इस टॉपिक का कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। चलिए आज के इस वीडियो में इन सब टॉपिक के ऊपर काफी डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास के बारे में, तो 14वीं सेंचुरी से पहले इस एरिया को हिंदू और बुद्धिस्ट डायनेस्टी ने रूल किया करते थे और साल 1587 में अकबर ने इसको मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा बना दिया। उसके बाद डोगरा कम्युनिटी और फिर सिख रूलर ने भी इसके ऊपर रूल किया करते थे और साल 1846 की फर्स्ट एंग्लो वार के बाद जम्मू एंड कश्मीर एक सेपरेट स्टेट बना और जिसका कंट्रोल अंग्रेजों के पास चला गया। लेकिन जैसे कि आपको पता है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक देश बनाने नहीं आए थे। उन लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब था कि भारत या इंडिया को लूटना। इसलिए उन्होंने राजा गुलाब सिंह को कश्मीर का राजा बना दिए और साथ ही साथ राजा के साथ एक ट्रीटी भी साइन करते हैं, जिसको पॉपुलरली ट्रीटी के नाम जाना जाता है, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो वार के टाइम पे राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों की काफी मदद किए थे सिख राजा के खिलाफ लड़ने के लिए। राजा गुलाब सिंह के बाद उसके सक्सेसर ने कश्मीर के ऊपर राज किया करते थे। और ऐसे ही अगर फास्ट फॉरवर्ड करके देखा जाए तो आजाद के टाइम पे कश्मीर की राजा था राजा हरि सिंह ने। और जैसे कि आपको पता है, ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को आजादी देने के साथ साथ हमारे देश की 2 टुकड़ों कर दिए थे। हिंदुस्तान में हिंदू लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा था, जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा था। पाकिस्तान का 2 प्रांत हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना, जिसको आज के टाइम पे हम बांग्लादेश के नाम जानते हैं और जिसका जिक्र हम वीडियो में आगे करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भारत के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक देश बनाने में अंग्रेजों का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था, जो जरा सा झूठ है। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने हमारे देश छोड़ के गए थे, उस टाइम में जितने भी प्रिंसली स्टेट या रियासत थी, उन सबको ब्रिटिशर्स ने मेनली 3 ऑप्शन देकर गए थे कि अगर वो चाहे तो इंडिया के साथ जुड़ सकता है, या अगर वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ भी जुड़ सकता है, या अगर वो चाहे इंडिपेंडेंट भी रह सकता है। अगर इस कानून को माना गया होता तो भारत और पाकिस्तान आज 2 देश नहीं कई देश में बटा हुआ होते। इंडिया के अंदर जितने भी छोटे छोटे रियासत थी, उन सबको मिलाकर एक बड़ा भारत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। छोटे छोटे रियासत को यह बात काफी क्लियरली पता था कि भारत के साथ मुकाबला करके भारत के बीचों बीच एक सेपरेट देश बन के रहना मुमकिन नहीं था।
इसलिए काफी सारे रियासत भारत के साथ जुड़ गए और कुछ रियासत को जोर जबरदस्त मिलाया गया और भारत के साथ मिलने वाले सारे रियासतों को एक एग्रीमेंट पेपर के ऊपर साइन कराया जाता था, जिसको हिंदी में विलय पत्र कहा जाता है। लेकिन 3 प्रिंसली स्टेट या रियासत ऐसा था कि जो ज्योग्राफिकली तो इंडिया के अंदर था, लेकिन इंडिया के साथ जुड़ना नहीं चाहता था। एक था हैदराबाद, एक था जूनागढ़ और एक था जम्मू एंड कश्मीर। जूनागढ़ जो आज के टाइम पे गुजरात स्टेट के अंदर है। आजादी के टाइम पे जूनागढ़ को एक मुस्लिम राजा ने रूल किया करता था और इसलिए वो देश के बंटवारे में पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था। लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो सारे हिंदू लोग ही थे। इसके बावजूद भी जूनागढ़ के राजा ने जाकर पाकिस्तान के साथ जुड़ गया, जिसके चलते पूरी जूनागढ़ के अंदर दंगे शुरू हो गया और जिसका समाधान के लिए जूनागढ़ के अंदर प्लेबेसाइट किया गया, यानी कि एक तरह का वोटिंग किया गया कि वहाँ के लोग किसी देश के साथ जुड़ना चाहते थे, पाकिस्तान या हिंदुस्तान, जिसमें मेजोरिटी इंडिया को मिला और ऐसे जूनागढ़ इंडिया का एक पार्ट बन गया। और जूनागढ़ के जो मुस्लिम राजा था वो भाग के पाकिस्तान चला गया। और सेम प्रॉब्लम था हैदराबाद के साथ। हैदराबाद की जो राजा था वो भी एक मुस्लिम राजा था और इसलिए वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हैदराबाद भारत के बीचों बीच है। इसलिए हैदराबाद के राजा और भारत के बीच एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया गया। इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि 1 साल के बाद डिसाइड होगा कि हैदराबाद पाकिस्तान के साथ जुड़ेगा या हिंदुस्तान के साथ। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहाँ पे सीन कुछ उल्टा था, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो राजा था वो एक हिंदू राजा था, जबकि पूरी स्टेट में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा था और राजा हरि सिंह को अपना दबदबा, अपनी पावर बचा के रखना था, जो कि पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि राजा हरि सिंह ने एक हिंदू राजा था। अगर वो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाता तो पाकिस्तान जैसे एक इस्लामिक कंट्री में एक हिंदू रूलर का पावर बचा के रखना मुमकिन नहीं था। और अगर वो इंडिया के साथ जुड़ता तो नेहरू जी एक लोकतांत्रिक देश बनाने वाले थे और लोकतांत्रिक देश में लोग खुद वोट करके अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। और अगर ऐसा होता तो राजा के हाथ से पावर चला जाता और इसलिए राजा ने इंडिपेंडेंट रहने के लिए ठान लिए। अगर उस टाइम में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्लेबेसाइट होता तो मोहम्मद अली जिन्ना का ये उम्मीद था कि मैक्सिमम चांस है जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का एक हिस्सा बन जाता, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा था। लेकिन अब वो किसी भी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाली देश छोड़ के एक गरीब और भूखमरी देश के साथ नहीं जुड़ना चाहेगा। और इस बात को पाकिस्तान को भी समझ लेना चाहिए। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। और कश्मीर को अख्तियार करने के लिए उस टाइम में पाकिस्तान ने अपना खुद की एक सेना बनाया और जिसका नाम दिया गया था आजाद कश्मीर फौज, जो कि राजा हरि सिंह की सेना के मुकाबले में इतना ज्यादा मजबूत नहीं था। फिर भी राजा की जो चीफ ऑफ आर्मी था उसको इस बात की डर था कि अगर राजा की जो मुस्लिम आर्मी है वो आजाद कश्मीर फौज के साथ मिल जाए तो बात को संभाल पाना मुश्किल था। और बाद में कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन तब तक परिस्थिति हाथ से निकल चुका था और आजाद कश्मीर फौज ने बारामूला के पास इतना ज्यादा तबाही मचाया कि राजा पूरी तरह से घबरा गया था। लेकिन तब तक आजाद कश्मीर फौज ने काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका था और जब वो श्रीनगर से काफी कम दूरी पर था तब राजा हरि सिंह ने आके भारत से मदद मांगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान के आर्मी की कंट्रोल ब्रिटिश के पास था और जब भारत ने माउंटबेटन को मदद मांगा तब माउंटबेटन ने मदद करने से मना कर दिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भारत या पाकिस्तान के ऊपर और ज्यादा अटैक करने के लिए नहीं चाहते थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपना सेना को डिफेंस के लिए यूज करेगा और एक कंडीशन में ब्रिटिश अपनी सेना भेजेगा कि अगर कश्मीर भारत की पार्ट बन जाए तो। और फिर भारत ने वीपी मनन को कश्मीर भेजा। वीपी मनन ने राजा हरि सिंह के साथ एग्रीमेंट किए और उस विलय पत्र पर साइन कराए और ऐसा कश्मीर भारत का एक पार्ट बना। और जो लोग उस एग्रीमेंट को नहीं मानते उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि ये वही एग्रीमेंट है जिसपे भारत से जुड़े सारे रियासत ने साइन किए हैं, जिसमें जूनागढ़ और हैदराबाद भी शामिल है। उसके बाद जाकर ब्रिटिशर्स ने भारत की सेना को कश्मीर भेजा और जंग शुरू हो गया। इसको देख के पाकिस्तान ने भी माउंटबेटन के पास जाकर उनकी सेना के लिए डिमांड किया, लेकिन माउंटबेटन ने पाकिस्तान की सेना कश्मीर को भेजने के लिए मना कर दिए, क्योंकि ऑफिशियली कश्मीर भारत की पार्ट हो चुका था और अगर भारत की एक टेरिटरी के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी ने आके युद्ध किया तो इसको अटैक माना जाएगा, ना कि सेल्फ डिफेंस। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान कश्मीर से अपनी आजाद कश्मीर फौज नहीं हटाया, जिसके चलते नेहरू यूएन चले गए और यूएन ने मेनली 3 पॉइंट रखा था इसकी सॉल्यूशन के लिए। लड़ाई को रोक दिया जाए और जिसका सेना जहाँ पे है वो वहाँ पे रहे। पाकिस्तान अपनी पूरी आजाद कश्मीर फौज को कश्मीर से हटाए। उसके बाद भारत ने अपनी सेना हटाकर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फौज कश्मीर पर रखे जो वहाँ का पीस मेंटेन करेगा। और ये सारे मामला ठंडा हो जाने के बाद प्लेबेसाइट के थ्रू डिसाइड किया जाएगा कि कश्मीर किसी का पार्ट बनेगा। और जिन सब एरिया पाकिस्तान की आजाद कश्मीर फौज ने गैर कानूनी तरीके से अख्तियार किया था
वो सारे एरिया आज भी पाकिस्तान के पास है और जिसको पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। लेकिन अगर ऑफिशियली देखा जाए तो वो सारे एरिया इंडिया का ही एक पार्ट है। और फिर 1971 की वार में पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक ट्रीटी साइन हुआ था, जिसमें मेनली ये कहा गया था कि जितने भी युद्धबंदी सैनिक है उन लोगों को इंडिया छोड़ देगा और जिसके बदल में इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों देश मिलकर शांतिपूर्वक कश्मीर इशू का एक समाधान करेंगे। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट इंडिया पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को कुछ महीने के अंदर छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान आज भी कश्मीर इशू को शांतिपूर्वक नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब पाकिस्तान नहीं चाहता है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फिर एक बार शांति आए और वहाँ के लोग एक खुशहाल जिंदगी जिए। हर टाइम कश्मीर इशू को लेकर इंटरनेशनल मीटिंग में इंडिया को ब्लेम करने के लिए कोशिश करके खुद ब्लेम होकर इंटरनेशनल मीडिया में कार्टून बन जा रहा है। भाई पाकिस्तान की सरकार को मेरी तरफ से एक सलाह है कि कश्मीर इशू को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान पूरी की पूरी जम्मू एंड कश्मीर एरिया को इंडिया का एक पार्ट मानता है और जिसका नीचे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को गोल गोल सुंदर अक्षर से एक साइन कर देना चाहिए।